शेयर करता हूं दोबारा से। हाँ, आप बताइए, आप शेयर्ड है क्या? आप यस द सर। स्क्रीन। ठीक, चलिए, ये अच्छी चीज है, विजिबल है तो। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। नया चैप्टर स्टार्ट करना है, और, चैप्टर का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं आपके साथ। ये लीजिए, प्लानिंग चैप्टर आपके साथ कर रहे हैं। ऑथर जो है, ये बुक का आपके पास नाम आ ही रहा है ऊपर, सुभाष डे। ठीक है, इनका चैप्टर 4 है ये। इस चैप्टर कर लें एक बार पहले, सिलेबस में प्लानिंग चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर होनी है। ये जो प्लानिंग चैप्टर है आपका, इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या कवर करना है एक बार देख लेते हैं, क्या क्या हम कवर करेंगे, यानी क्या क्या आपके सिलेबस में। चलिए देखिए जी, इन्होंने आपको दिया हुआ है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के बारे में आपने उसका कॉन्सेप्ट समझना है, आपने उसका इंपॉर्टेंस देखना है और लिमिटेशंस देखना है कि प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, पहले तो समझेंगे प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस पर आएंगे और अकॉर्डिंगली लिमिटेशंस भी आपको वहीं मिल जाएंगी। लिमिटेशंस पर जब तक आएंगे आपको क्लियर होगा कि लिमिटेशंस हैं, समझ में आने वाली बातें होंगी। ठीक है, फिर हम प्लानिंग के प्रोसेस को समझने वाले हैं कि प्लानिंग का प्रोसेस कैसे पूरा होता है। हाउ वी प्लान, इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से काम किया जाता है, प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। देन हमारे पास अगला टॉपिक है सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। ये टाइप्स ऑफ प्लान है, ये जो है क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान है। ये ना पिछली बार आपके कोर्स में नहीं था, और इस बार का अभी वैसे सीबीएसई ने सच कुछ गाइडलाइंस लाइन इशू किए हैं, नहीं मैं एक बार देखूंगा इस बार कोर्स में से हटेगा या नहीं हटेगा। फिर भी हमें पढ़ना है इनको, अगर कोर्स में नहीं होगा तो हम बाद में रिवीजन में छोड़ देंगे उसको, पर एक बार समझने के लिए गो थ्रू कर लो। ठीक है, चलिए, तो सिलेबस मैंने बता दिया है आपके पास क्या क्या चीजें हैं। प्लानिंग का मीनिंग, कंसेप्ट समझना है, इंपॉर्टेंस देखना है, लिमिटेशंस है, उसके बाद प्रोसेस है प्लानिंग, और उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान आता है। ये आपका सिलेबस है इस चैप्टर का। ठीक है जी, चलिए, अब आपके पास यहाँ कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। जैसे इंडियन ऑयल कंपनी आईओसीएल प्लान्स टू एनर्जाइज द एनर्जाइज यानी एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो विद सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी समझते हैं ना, सस्टेन करना। ठीक है, तो आइए जरा इस बात को एक बार पढ़ें, इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। कहता है इंडियन ऑयल इज द लार्जेस्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लार्जेस्ट तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कह सकते हैं। इट इज रैंक्ड, इट इज टॉप रैंक्ड इन इंडियन कंपनी, इट इज टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्टिंग ऑफ 2017। तो पुरानी बात है, 2017 में ग्लोबल 500 की कंपनीज में आई थी, उसमें टॉप रैंक्ड में थे ये। मतलब टॉप पे नहीं थे, टॉप जो लोग थे या टॉप जो कंपनियां थी। ठीक है जी, इंडियन ऑयल की बात कर रहे हैं ये। इंडियन ऑयल्स विजन इज, अब इनकी विजन क्या है, इंडियन ऑयल की विजन क्या है जिसके बारे में समझिए। इज द विजन इज ड्रिवन बाय ग्रुप ऑफ डायनामिक लीडर। इनका जो विजन है वो कौन कैरी ऑन कर रहे हैं, मतलब कौन उसे आगे लेकर जा रहे हैं। दिस इज ड्रिवन बाय डायनामिक लीडर्स हु हैव मेड इट अ नेम टू reckon with over
34,000 स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स, तो इनका वर्कफोर्स है अप्रोक्सीमेटली 34,000 के आसपास इनके एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। अब महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल हैज बीन हेल्पिंग टू मीट इंडियाज एनर्जी नीड। तो इंडिया को जो एनर्जी चाहिए, आपको पता है फ्यूल, इंडियन ऑयल फ्यूल में डील करता है, ठीक है। तो एनर्जी नीड्स को पूरा करने में हेल्प कर रहा है हमारी ये, ठीक है ना। एंड रीचिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर एवर 5 डिकेड्स। तो लगभग 5 दशक से ये इस काम में लगा हुआ है। इट प्लान्स टू इंक्रीज इट्स बिजनेस ऑपरेशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इनकी प्लानिंग क्या है, ये प्लान कर रहे हैं कि जो उनके बिजनेस ऑपरेशंस यानी जो काम कर रहे हैं ये, इसे स्प्रेड करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इन 2017-18 द कंपनी प्लान टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ इन एक्विजिशन एंड प्लान टू एक्सपेंड ओवरसीज। तो उन्होंने कहा हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट किस चीज में करेंगे, एक्विजिशन में। एक्विजिशन आप लोग समझते हैं क्या होता है एक्विजिशन? बताएगा जी कोई बच्चा, एक्विजिशन का मतलब क्या है? में भी एक्वायर करना। हाँ, एक्वायर करना, किसी को मतलब खरीद लेना, एक्वायर कर लेना, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सो वो लोग 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, ताकि वो नई चीजें, नए आप चाहे कह सकते हैं बिजनेसेस को एक्वायर करना, सेटअप्स को एक्वायर करना, खरीदना और एक्सपेंड करना चाहते हैं ओवरसीज में, ठीक है। द कंपनी ऑलवेज बिलीव्ड टू बी अहेड ऑफ द डिमांड, ठीक है। मतलब डिमांड से मतलब जब आज जरूरत से पहले आगे चलना, यानी प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले ही तय कर लेना क्या करना है, ठीक है, जरूरत से पहले। यानी लोगों को अभी जरूरत महसूस नहीं हुई इस चीज की, बट ये पहले ही प्लान कर रहे हैं उस चीज के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर टू कहता है पिछले साल भी, पिछले साल क्योंकि 2017-18 की बात कर रहा है तो थोड़ा ये पीछे है कंटेंट हमारा, बट देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आपको। देखिए एक बार, last year too, IOCL had invested close to 20,000 crore, including 16,000 crore in various Indian projects and on acquisition of upstream in Russia. तो इन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे पिछले साल भी, जिसमें से 16,000 तो कहता है इंडियन प्रोजेक्ट्स में और एक्विजिशन में एक्वायर कर दिया। नाउ इट्स नॉट वर्दी बिटवीन 2012 to 2007 IOCL ended up investing 75,000 करोड़। तो लगभग 5 साल में 2012 से 17 के बीच में इन्होंने लगभग 5 साल में 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं अगेंस्ट द टारगेट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 56,200 करोड़। यानी टारगेट यानी प्लान तो इनका केवल 56,000 का था, बट ये इन्वेस्ट कर चुके हैं उससे भी ज्यादा। तो कंपनी यानी अब इन्वेस्ट कर रही है तो कमा भी रही होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी हमें प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। ऑल इन्वेस्टमेंट हैव बीन इन रिफाइनरी। अब जो इनके इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं कहाँ हो रहे हैं, देखिए, दे आर डूइंग इन रिफाइनरी एक्सपेंशंस, अपग्रेडेशंस of quality of refineries, building new pipelines, getting more aggressive in petrochemical projects, setting up new natural gas facilities। तो देखिए, आप देखते हैं आज के समय आपके मेजर जो आईओसी वगैरह है, इन्होंने पाइपलाइंस बिछा दी है ऑल ओवर इंडिया, आप देख सकते हैं। यानी अब जो पहले रिफाइनरीज से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते थे, ट्रांसपोर्टेशन का मीन जिनका होता था ट्रक वगैरह से या रेलवे के थ्रू आता था जो प्रोडक्ट, आज उनके लिए परमानेंट ये पाइपलाइन बिछा चुके हैं। वन टाइम कॉस्ट लग गया, पर आगे की सारी कॉस्ट बच गई इनकी। जो इतना तेल फूक जाता था, खर्चा होता था, एक समझ सकते हैं आप, वो काफी कॉस्ट इनकी कम हो गई, ठीक है। पोल्यूशन भी कम होगा उससे, भाई व्हीकल्स के थ्रू आता था चीजें, तो वो चीज भी फायदा दे रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट किस चीज में कर रहे हैं, ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि रिफाइनरी का एक्सपेंशन करें और रिफाइनरीज लगाएं, पाइपलाइंस बनाएं, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स के हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ IOCL is also looking at the overseas market। अभी ओवरसीज मार्केट की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि भाई वहां भी मार्केट है, वहां भी हम अपना काम बढ़ा सकते हैं, इंडिया में तो चल ही रहा है। नाउ recently it has decided to open an office in Bangladesh। Apart from talking to the government of Bangladesh on many accounts, especially regarding LPG and natural gas, where it is trying to take
linkage from IOCL pipelines going from the दामरा प्रोजेक्ट एंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर। ठीक है, तो ये लोग एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, अभी बांग्लादेश में जा रहे हैं। ठीक है भाई, वहां अभी क्या है, स्थिति इतनी अच्छी नहीं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है इतने ज्यादा, तो इन्होंने कहा हमारा सब कुछ बना बनाया है काम, तो क्यों ना एक्सपेंड करें, दूसरी कंट्रीज में भी चलें। तो बांग्लादेश में इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, बिफोर फाइनली कनेक्टिंग टू बांग्लादेश नेटवर्क। नाउ फॉर नेपाल, नेपाल के बारे में बात करें, कहता है नेपाल में आईओसीएल प्लान्स टू बिल्ड अ पाइपलाइन बिटवीन मोतिहारी टर्मिनल ऑफ आईओसीएल, कोई टर्मिनल है इनका ये, विच इज करेंटली कमिंग अप, जो आ रहा है अभी, एंड देयर ओन फैसिलिटी इनसाइड नेपाल, और अपनी खुद की फैसिलिटी भी बनाना चाहते हैं नेपाल के अंदर। ठीक है, द कंपनी हैज ऑलरेडी साइन है एमओयू, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनका साइन हो गया है विद भूटान। भूटान के साथ भी देखो, अभी आपके जो नियर बाय नेशंस हैं, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, एंड लुकिंग एंड न्यूली ओपनिंग मार्केट सच एज म्यांमार, म्यांमार में भी ये सेटअप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को। द कंपनी ऑलवेज फील दैट दे हैव टू कीप देयर आईज ओपन फॉर न्यू एक्विजिशंस, कहता है उन्हें अपनी आईज को ओपन रखना है कि कहां नई मार्केट को एक्वायर कर पाए वो। ठीक है, द कंपनी हैज गॉट गुड रिजर्व्स एंड वर एबल टू जनरेट फंड थ्रू इंटरनल एक्रूवल्स, तो कंपनी के पास अच्छे रिजर्व्स हैं, फंड काफी है कंपनी के पास। ठीक है, और इंटरनल एक्रूवल्स भी, इंटरनली और भी अर्निंग्स कर रहे हैं वो लोग, बट ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस आई ओनली गो इनटू द मार्केट बोथ इंडिया एंड ओवरसीज, कहता है प्रोजेक्ट की बात करें तो वो दोनों जगह जाना चाहते हैं, इंडियन मार्केट को भी कैप्चर कर रहे हैं जितना ज्यादा हो सकता है, और ओवरसीज तो जा ही रहे हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच चीपर टू बोरो मनी इफ नीडेड, तो कितना डिपेंड करेगा कि जो हमें फंड्स वगैरह चाहिए इन केस, तो वो कहां से लेना है, तो जहां से भी सस्ता फंड मिलेगा वो लेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर ये बातें इन्होंने आपको कही। अभी आगे आइए, यहाँ पर आईओसीएल के बारे में बता रहा है कि आईओसीएल किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, आइए मेरे साथ में, ये टॉपिक हमारे बिल्कुल कोर्स का नहीं है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि कंपनी कर क्या रही है। ठीक है ना, इतनी सारी बात उन्होंने बताई। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, ये जरूर देखिए एक बार। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग बताइए जी। सर नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम हार्म करना, और बिल्कुल, नेचुरल रिसोर्सेज को बगैर हार्म किए। ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो सस्टेन कर पाए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करेंगे, नेचुरल रिसोर्स ज्यादा खराब करेंगे, तो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, सस्टेनेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इंडियन ऑयल भी इसी पर काम कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैं बताऊं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आपको पता है अभी धीरे धीरे मार्केट खत्म हो रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात आप करें तो आज के समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट से खत्म होते जा रहे हैं। खत्म क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उनकी प्राइसिंग ज्यादा है। ठीक है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी जैसे 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, 100 रुपए के आसपास इसकी कॉस्ट आ गई है। अब इस कॉस्ट पे लोगों के लिए खरीदना इस चीज को बहुत मुश्किल हो गया है। प्लस गवर्नमेंट भी चाहती है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, अब आईओसी में देखो किस पर जा रहा है। आईओसी कहता है हम पेट्रोलियम में तो हैं ही, साथ में अभी नेचुरल गैस जो है, कंप्रेस गैस है, पेट्रोकेमिकल्स में वो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज उन्हें पता है कि ये चीज जो है, आईओसी जो पहले जाना जाता था केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, आज वो भी अपने आप को एक्सपेंड करते समय नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहा है। ठीक है, नई एक्विजिशंस कर रहा है, अपने मार्केट को बढ़ा रहा है, और उन प्रोडक्ट को सेल करेगा बाद में वो जो मार्केट में रहेंगे। जैसे सीएनजी का आजकल चल रहा है, अभी आगे सोलर और इलेक्ट्रिकल आ रही हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, इस चीज में भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना, प्लानिंग, अब ये जो सारा काम इसने आईओसी ने किया, तो कुछ विजन रहा होगा इनका, इन्होंने कुछ प्लान किया होगा, तय किया होगा, किस तरीके से ये ओवरसीज मार्केट में गए, इन्होंने क्या चीजें सोची वहां पर, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट ये सब चीजें समझ में कब आएंगी, जब हमें प्लानिंग के बारे में समझ में आएगा कि प्लानिंग क्या है, किस तरीके से यहाँ काम होता है। देखिए जी, प्लानिंग है क्या? डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में तय कर लेना, यानी पहले ही सोच लेना। क्या सोच लेना? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन।
ठीक है, क्या करें कैसे करें, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है और कैसे करना है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। भाई मैनेजमेंट का फंक्शन यही तो, क्या काम करना है हमें, कैसे करवाना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, एम्प्लॉयज डिसाइड नहीं करते, कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, मालिक डिसाइड करेंगे। ठीक है, नाउ बिफोर डूइंग समथिंग, अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं, यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट अ आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। कैसे काम करना है, कोई भी काम करने से पहले ये तो सोचना है ना करना कैसे है। ये थोड़ी ना करने के बाद सोचेंगे ये बेकार है तो दूसरा तरीका लगाते हैं, उसमें कॉस्ट लगती है, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, टाइम का वेस्टेज होता है, पैसे का वेस्टेज होता है। तो पहले तय किया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। कहता है जब हम प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो प्लानिंग बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, रिलेटेड है किन दो चीजों से, क्या, क्रिएटिविटी, यानी कुछ क्रिएटिव करें, कुछ नया करें, यूनिक करें, और इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव मतलब जिसमें कुछ लगे कि हाँ आपने कम एफर्ट्स के साथ काम किया, कुछ इनोवेशन लगाया, आपने यूज किया। ठीक है, नाउ अब प्लानिंग को मैंने एक बात और यहां पर ध्यान देनी है, आपने इस बात पर ध्यान देना है कि प्लानिंग ना गैप को ब्रिज करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज द गैप, जो गैप है, किस चीज के बीच में गैप है, उसको ब्रिज करने में हेल्प कर रहा है। किस चीज के बीच में, वेयर वी आर, मतलब हम कहां पर हैं, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, यानी हम यहां पर हैं। ठीक है, हमें दोनों चीजों के, आज हम यहाँ पर हैं, हमें वहां पहुंचना है, एक दूसरे विजन जो हमारा है, हमें वहां पहुंचना है, तो वहां पहुंचेंगे कैसे, इसके बीच में गैप है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें जो भी गैप हैं, जो भी डेफिशिएंसीज हैं, उनको ओवरकम करने में, उन गैप को फिल करने में काम मदद करता है, ताकि आप यहां से जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच पाए। ठीक है, ये बात समझ में आई। प्लानिंग क्या करता है, इस गैप को उसको फिल करता है, लाइक अ ब्रिज, जिसमें आप प्रेजेंट और फ्यूचर की स्टेट को रिलेट करना चाहते हैं कि हम प्रेजेंट से फ्यूचर में कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, जो हमारे प्लान है, जो हमारी विजन है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे। नाउ प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग के अंदर आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। आपने अपना ऑब्जेक्टिव तय करना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर कुछ एक डेवलप करते हैं आप अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस, यानी अब आप तय करते हैं कुछ काम, भैया ऐसे ये प्लान किया जाए, इस तरह से प्लानिंग कर ली, ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप एक कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन करेंगे, भाई इस तरीके से काम करना है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ठीक है, चलिए प्लानिंग में आपने ध्यान क्या रखना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक तो आपने ये याद रखना है, ये वाली बात, व्हाट वी डू, हाउ वी डू, पहले तय कर लेते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस। मैं इसे रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, सारा ध्यान क्या क्या रखना है, कैसे करना है। ठीक है, देन एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो कि गैप को फिल करता है। किस गैप को, हम कहां पर हैं और हमें कहां जाना है, इस चीज को ध्यान रखना है अपने प्लानिंग के प्रोस्पेक्टिव से। दूसरा, प्लानिंग में हम करते क्या है, पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फिर डेवलप करते हैं एक कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ठीक है, ये प्लानिंग है जी। नाउ अब ये वाली बात रिपीटेशन है, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, जो मैंने ऊपर आपको बोला था, ये वाली बात कि क्या करना है और कैसे करना है, एंड बाय whom इट इज टू बी डन, ये भी डिसाइड प्लानिंग में ही हो जाता है। आइए अब प्लानिंग के प्रोसेस की बात करते हैं। प्लानिंग का प्रोसेस है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये इन्होंने प्लानिंग प्रोसेस बताया है। स्टेप 1, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड है डेवलपिंग प्रोमाइसेस। क्या होता है डेवलपिंग प्रोमाइसेस, हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे सेट किए जाते हैं, इसकी बात करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये क्या है जी,
इस पर हम चर्चा करेंगे। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, देन इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको इवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, देखेंगे कौन सा अच्छा है, और फिर जो उसमें ये इवेल्युएट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे उनमें से किसी एक को। आपने इवेल्युएट किए 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन में से अब आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो आपको बढ़िया लग रहा है। सेलेक्ट करने के बाद आपने तय कर लिया भाई ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो प्रोसेस है, ये स्टेप्स हमारे लिए अच्छा है, ये कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए बढ़िया है, ये हमें फॉलो करना चाहिए। तो फिर आप उसे कोर्स ऑफ एक्शन को इंप्लीमेंट कर देंगे, यानी अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर देंगे। और इंप्लीमेंट करना तो ठीक है, इंप्लीमेंट करने के बाद ये भी जरूरी है कि आप उसे रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, यानी फॉलो अप हो। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, फॉलो अप करेंगे तभी काम चल पाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो प्लानिंग का प्रोसेस है, मैंने कहा प्लानिंग का प्रोसेस हमने आपके साथ करना है, तो प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में बात करें। पहले तो ये बताओ मुझे, आप लोगों को प्लानिंग समझ में आया नहीं आया? प्लानिंग क्या है बताइए जी। प्लानिंग का मीनिंग समझ में आया कुछ? प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या क्या डिसाइड करना है? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, हाउ इज टू बी डन, और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बाय whom it is to be done। ठीक है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या करना है, कैसे करना है, और किसके द्वारा होना है। यानी प्लानिंग पे आप सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं आखिरी फाइनल स्टेप तक। आप फाइनल स्टेप तक डिसाइड करने के बाद आप सोचते हैं कि भैया अब इनमें से आपने 3-4 ऑप्शंस देखे, भाई ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, हमें यहां पहुंचना है, इसके लिए 4 रास्ते हैं। उन चारों रास्तों के आप मेरिट, डीमेरिट, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, सब कुछ देखते हैं। कॉस्ट भी देखते हैं, ठीक है, कॉस्ट भी देखते हैं कि कौन से मेथड में कितनी कॉस्ट आ रही है, यानी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों को देखते हैं। ठीक है, और फिर उन चारों ऑप्शन में से अगर आपने 4 ऑप्शन निकाले हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो चारों में जो सबसे अच्छा लगेगा उसे आप इंप्लीमेंट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर देखते हैं क्या जो आपने प्लान किया था, जो आपने सोचा था, क्या वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा काम। अगर नहीं हो रहा, कोई डेविएशन है, तो उसमें आप करेक्शन करवाते हैं। ठीक है, ये प्लानिंग है। बताइए, यहां तक डाउट बताइए मुझे पहले आप लोग, फिर आगे चलेंगे हम लोग। बताइए बेटा, यहां तक के डाउट्स बताइए एक बार, फिर आगे चलते हैं। सर बाय होम इज टू बी डन वो वाला। बाय होम इज टू बी डन मतलब कौन करेगा? देखो, क्या करना है, क्या करना है मतलब क्या काम करना है भैया, कैसे करना है, तो ये समझ में आया। बाय होम मीन्स पर्सन की बात कर रहे हैं, कौन करेगा इसको। ठीक है, कौन करेगा, यानी ये भी तय कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ये तय कर दिया जाए कौन करेगा तो डुप्लीकेशन नहीं होगे, एफर्ट्स का डुप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, सबको पता होगा कि किसका क्या काम है, तो सारी चीजें क्लियर होंगी, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, चीजें अपने आप स्मूथ हो पाएंगी। ठीक है ना, क्लियर है बेटा? बाय होम इट इज टू बी डन। यस सर। ठीक है, तो ये प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग का मीनिंग हमने देखा। अब नेक्स्ट मैं प्रोसेस पर चलता हूं। हमारे पास जो प्लानिंग का प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, प्लानिंग के प्रोसेस में सबसे पहले स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करना समझते हैं ना, मतलब आपने तय करना है कि हमें क्या चाहिए, क्या अचीव करना है, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। क्योंकि जो आपका उद्देश्य है उसी के हिसाब से तो काम होगा ना। ठीक है, जिसे डेवलपिंग प्रमाइसेस अगला हमारा आएगा, कुछ हम बेसिक अजम्पशंस लेंगे। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले
प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर सबसे पहला काम क्या है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं अपने। अब सेट करने से मतलब क्या है, सुनिए जी। कहते हैं द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन द प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। किसी हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बी सेटअप फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑब्जेक्टिव है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है, एंड फॉर डिपार्टमेंट्स के लिए भी हो सकता है, यूनिट वाइज भी हो सकता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करें या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ठीक है, ये दोनों चीजें हो सकती है। इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट है, यूनिट है, उसका भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स आर, ऑब्जेक्टिव और गोल्स स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, ठीक है। यानी कि एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग और द एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज, यानी जो आप प्लान करेंगे उससे आप हासिल क्या करना चाहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो पाना चाहते हैं उसी के हिसाब से काम होता है ना। जैसे एक बात करें, एक बच्चा कहता है मेरा टारगेट है 70% का, तो उसे उसके हिसाब से पढ़ाई करता है। वो एक बच्चा है मेरा टारगेट है 100% का, तो वो उसके हिसाब से काम करता है। तो ये नहीं है कि दोनों एक ही तरीके से काम करेंगे, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं, उद्देश्य अलग अलग हैं, तो दोनों के रास्ते भी अलग अलग होंगे, तरीका भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो एंड रिजल्ट की बात करते हैं ये लोग कि भैया हमें पहुंचना क्या है, हमें पाना क्या है, इस पर बात करते हैं, ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है इन्होंने, एग्जांपल दिया इन्होंने, क्या दिया, कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10% और 20%, ठीक है, या फिर अर्निंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बिजनेस। ये दोनों ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो सेल पे फोकस कर रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हो, दोनों रिलेटेड जरूर हैं, दोनों रिलेटेड जरूरी हैं। जैसे 70 और 100% वाले में, भाई 70% वाले को जो मेहनत करनी है वो 100 वाले को नहीं करनी है, बिल्कुल करनी है, उसे तो आगे जाना है, ठीक है। तो सेल्स, अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनकम। इनकम कह सकते हैं, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, इन्वेस्ट किया है जो बिजनेस में, उस पर आप कितना रिटर्न चाहते हैं, यानी कितना प्रॉफिट चाहते हैं, ठीक है, रिटर्न चाहते हैं, इसे कह सकते हैं आप, ठीक है। मैंने कहा मैंने 100 रुपए लगाया, मुझे 10% रिटर्न चाहिए, यानी 100 रुपए पे मुझे 10 रुपए तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, सेल बढ़ेंगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो दोनों रिलेटेड हैं, बट रास्ते अलग अलग होंगे दोनों के काम करने के, पहुंचना वही है, ठीक है। आइए एक बार पढ़िए आगे के, यहाँ पर डेवलपिंग प्रमाइसेस पर आ जाइए। डेवलपिंग प्रमाइसेस को जरा एक बार पढ़िए, फिर बात करते हैं। हाँ जी, डेवलपिंग प्रमाइसेस, देखिए क्या है प्रमाइसेस डेवलप करना। प्रमाइसेस डेवलप करना आप कह सकते हैं कि आप कुछ एजम्पशंस अज्यूम कर लेते हैं कुछ चीजों को, ठीक है ना। मतलब एक बेस तो लेकर चलना पड़ता है ना, एक बेस बनाना पड़ता है, तो उस बेस की बात करता है कि हम इस तरीके से काम करने वाले, ये चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं। तो देखिए कहता है प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर विच इज अनसर्टेन। बिल्कुल बात है, कहता है जो प्लानिंग है वो फ्यूचर के लिए है और जो कि अनसर्टेन है, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशंस। तो इसलिए अब फ्यूचर है तो कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा अबाउट द फ्यूचर। वही जो एजम्पशंस आप लेते हैं यही प्रमाइसेस है, ठीक है, which are concerned with the base material upon which plan are to be drawn, ठीक है ना। बेस मटेरियल की तरह काम करते हैं क्या, ये जो हम एजम्पशंस लेते हैं और उन्हीं के बेसिस पर हमने प्लान बनाते हैं, प्लान को ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने कहा हमारी सेल्स बढ़ेंगी, हमें सेल्स बढ़ानी है, ठीक है। अब सेल्स बढ़ानी है तो उसके लिए कुछ एजम्पशंस होंगी हमारी, कि हमारे पास इस तरह की रिसोर्सेज होंगी,
ठीक है ना, हम ये काम करेंगे या मार्केट में कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं जिसके कारण हमारी सेल्स बढ़ सकती हैं। तो कुछ एजम्पशंस ली जाती हैं और उन एजम्पशंस के बेसिस पर ही हम अपनी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो यही है डेवलपिंग प्रमाइसेस। आगे और पढ़ सकते हैं। assumptions are made in the form of forecast। अब assumptions कैसे की थी है? forecast, यानी आप एक अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, तो एक assumption हो गई। forecasting is important in developing policies, that is technique of gathering information। forecast can be made about the demand। अब forecast किस किस चीज का हो सकता है? जैसे demand for the particular product, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, हमें ये करना चाहिए, हमें प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए, वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ये ऐसा करने वाली है, ऐसा लग रहा है, आपने फोरकास्ट किया, यानी आपने एक एजम्पशन ले ली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली काम किया। इंटरेस्ट के रेट बढ़ने वाले हैं या टैक्सेस के रेट में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। नाउ एक्यूरेट फोरकास्ट बिकम्स एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्लान्स। तो आपका फोरकास्ट जितना एक्यूरेट होगा उतना ही चांसेस है कि आपने जो प्लान किया है वो सक्सेसफुल होगा। तो बताइए, डेवलपिंग प्रमाइसेस समझ में आया या नहीं आया? एक बार रीड कीजिए आप सारे खुद से और फिर मुझे बताइए। बताइए जी, डेवलपिंग प्रमाइसेस में आपका कोई डाउट है, मन में कोई सवाल है तो पूछिए, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी ना, मतलब आपका माइंड में जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी किसी चीज को लेकर, उतना ही अच्छे से बात समझ में आएगी, उतनी अच्छे से आपको प्रोसेस समझ में आ पाएगा प्लानिंग का। देखिए, सबसे पहले उद्देश्य तय कर लिया, हमें ये करना है। फिर हमने देखा कि कुछ एजम्पशंस फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, आपने एज्यूम किया, यानी आपने प्रिडिक्ट किया, आपने फोरकास्ट किया। एज्यूम ऐसे थोड़ी ना कर लेते हैं, जी जी हमारे पास कल 1000 रुपए की या 1000 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है, ऐसे एजम्पशन नहीं। आप कुछ सोच समझ कर प्रेमाइसेस बनाते हैं, डेवलप करते हैं उनको। बताइए। डेवलपिंग प्रेमाइसेस क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ या ना में जवाब दो जी, मैं आगे चलना चाहूंगा ठीक फिर। है जी। ठीक है, चलिए जी। अब अगला काम, अब आपने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया अपना, जो फ्यूचर में चीजें होने वाली हैं आप उनके बारे में आपने एजम्पशंस ले ली। अब आप क्या करेंगे? अब आपने तय कर लिया, जैसे जैसे मैं एग्जांपल लूं, आपने क्या तय किया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, सेल्स को इंक्रीज करना है बाय 20%, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। आपने कुछ प्रमाइसेस बना लिया इसके रिलेशन में, ठीक है ना, आपने यानी कुछ फोरकास्ट भी कर लिया, आपको कुछ लग रहा है। अब ये आपने यहां पहुंचना है, यानी अपनी सेल्स को बढ़ाना है, तो आपने कहा मैं कैसे बढ़ाऊं, ऑप्शंस क्या हैं? अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखना। आपने कहा सेल्स को बढ़ाने के लिए ना प्राइस रिड्यूस करते हैं, प्राइस रिड्यूस करते हैं। दूसरा हमने कहा प्राइस क्वालिटी पर फोकस करते हैं। तीसरा हमने कहा न्यू मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं केवल, न्यू मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, और बताओ, और कोई ऑप्शन हो सकता है कि सेल्स बढ़ाने के लिए? आप लोग भी इन्वॉल्व हुईजिए, थोड़ा सा इन्वॉल्व रहो थोड़ा, बताइए। मार्केट में लिंक रहना चाहिए ट्रेडर से।
ठीक है, आप कह सकते हैं हमें कुछ कमीशन वगैरह देना चाहिए, ऐसा ना, कमीशन टू ट्रेडर्स, यस सर। ऐसी कुछ बात कर रहे हैं क्या? और बताइए, और किसी के दिमाग में कोई बात आती हो कि सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करें? हमें एग्रेसिव, एक माइंड आया था माइंड में मेरे बात, एग्रेसिव मार्केटिंग करनी चाहिए। एग्रेसिव मार्केटिंग में वैसे आ जाता है कमीशन टू ट्रेडर्स, कि कुछ खर्चा होगा ग्राहक जोड़ने के लिए। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो सर मार्केट में डिमांड किसकी ज्यादा हुई है? कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी क्या है, और क्या बताया किसी बच्चे ने? सर डिमांड किसकी है? अच्छा, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, अच्छा ठीक है। सो हमें मार्केट एनालाइज करना चाहिए, मार्केट को एनालाइज करना चाहिए कि डिमांड क्या है मार्केट में, किस प्रोडक्ट की डिमांड है। हमें सेल्स बढ़ानी है तो उसी प्रोडक्ट को बनाएं। तो मतलब ये दो क्या हो गए, अल्टरनेटिव्स हो गए। ये ऑप्शंस को आप क्या कह सकते हैं, अल्टरनेटिव्स। जैसे हमने जो ऑप्शन से अल्टरनेटिव लिखे हैं उसमें कोई डुप्लीकेशन भी हो सकता है या एक दूसरे के अंदर भी आ सकता है, बट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यही प्लानिंग कहता है। प्लानिंग क्या कहता है? कहता है आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करो? अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मेथड्स। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या, मेथड, वेज, ठीक है। कहते हैं वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एंड assumptions are made, then the next step is to identify all possible alternative course of actions to achieve the objectives, ठीक है। If the project is important, then more alternatives should be generated and thoroughly discussed among the members of the organization. तो आपने अभी तो केवल क्या किया, आइडेंटिफाई किया। जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ, तो अल्टरनेटिव्स को क्या किया, पहचाना क्या क्या हो सकता है। अभी आपने नहीं देखा किसके में क्या कॉस्ट आएगी, किससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब आपने नहीं किया अभी। अगला काम देखिए, अगला काम आपका क्या है, इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, यानी अब इन्हें एनालाइज करेंगे आप, ठीक है। यानी आपको देखना है कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं हर अल्टरनेटिव के, ठीक है। मेरिट डीमेरिट देखने हैं, किससे क्या क्या, किसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, किसमें क्या क्या फायदा है, कौन से रास्ते को देखें। यानी आप सभी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे, ठीक है। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल दिया है इन्होंने। कहता है फाइनेंशियल प्लान्स, एग्जांपल देखिए। कहता है फाइनेंशियल जो प्लान हमारे, हाँ जी, कहता है जो फाइनेंशियल प्लान्स, इन फाइनेंशियल प्लान्स द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज वेरी कॉमन। कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है ना, उसमें रिस्क रिटर्न का जो ट्रेड ऑफ होता है ना, वो आम बात है। ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट, कम रिस्क कम प्रॉफिट, नॉर्मल है ये। मोर रिस्की द इन्वेस्टमेंट, जितना रिस्क है ना उतना ही ज्यादा रिटर्न भी होगा। तो ये कॉमन बात है वहां पर। नाउ टू इवेलुएट सच प्रपोजल्स, डिटेल्ड कैलकुलेशंस ऑफ अर्निंग। अब आपके क्या करना होगा, मतलब कैसे देखेंगे, किसी प्रोजेक्ट को आपने देखना है तो आप डिटेल करेंगे, कैलकुलेशंस की, अर्निंग की डिटेलिंग आउट पर जाएंगे, भाई कितनी अर्निंग होगी, कैलकुलेट करके देखेंगे। अर्निंग पर शेयर देखेंगे, हर शेयर वाले, पर शेयर होल्डर कितना हम कमाएंगे, ब्याज हमारा कितना है, टैक्सेस कितने हैं, डिविडेंड वगैरह क्या कैसे देंगे। इन सभी चीजों पर आप फैसला लेते हैं, सोचते हैं हर प्लान के अंदर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में, ठीक है। तो आप सभी के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। तो आपने सभी के प्रोज एंड कॉन देख लिए, पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उनको स्टडी किया, हर मेथड को, हर अल्टरनेटिव को। उसके बाद सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब आप क्या करेंगे, जो आपने अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए थे, जिन्हें इवेलुएट किया, उनमें से जो आपको सबसे अच्छा लगता है,
ठीक है, आफ्टर ऑल द डिस्कशंस आपको जो सबसे बढ़िया मेथड लगता है, सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव लगता है, उसे आप चूज कर लेंगे। तो यही उन्होंने बोला, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, कहता है दिस इज अ रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ आप निर्णय लेना है आपने कि कौन सा अल्टरनेटिव आप चूज करेंगे, यानी बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड, जो बेस्ट है ना उसे आप अडॉप्ट करेंगे और उसे इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब आइडियल कौन सा होता है, कहता है जो फिजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो, लीस्ट नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो, क्योंकि सबके फायदे नुकसान होते ही हैं, जिसके सबसे कम नुकसान हो, सबसे अच्छे जो हम कर पाए, पॉसिबल हो हमारे लिए, फायदा हो उसमें, हम ऐसा मेथड, ऐसा अल्टरनेटिव हम चूज कर लेंगे। ठीक है, अब जो मेथड आपने चूज किया उसे इंप्लीमेंट कर दो, यानी अप्लाई कर दो। ठीक है, यानी उसे एक्शन में लेकर आ जाओ, पुटिंग दैट प्लान इनटू एक्शन। और एक्शन में लाने के बाद ध्यान देना, फॉलो अप जरूर करते रहो। फॉलो अप से मतलब क्या है, टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान, यानी जो आपने तय किया था उसी तरीके से एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो समस्या की बात है, यू नीड टू सी। ठीक है, मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी मॉनिटरिंग करो। फॉलो अप का मतलब क्या हो गया, मॉनिटरिंग करो, ताकि जो आपके ऑब्जेक्टिव है, जो आपने सोचा है, वो आप अचीव कर पाए। बताइए जी, यहां तक बताइए, ये सारे क्या थे जी, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग थे। और बताइए समझ में आया या नहीं आया, बोलिए, मैं वेट कर रहा हूं सभी का। आ बताइए गया बच्चे, सर। आया समझ में, चलिए ठीक है। तो यहां तक कि आपको चीज समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम चलेंगे अगले स्टेप पर अपने, यानी हमारा जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया है। ठीक है, ये रिकैप एक बार आप देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स देखना चाहते हैं, क्वेश्चंस वगैरह हम देख सकते हैं, चलो एक बार यही देख लेते हैं, अभी आगे नहीं चलते, ज्यादा हो जाएगा एक दिन के लिए। यहाँ देखते हैं, प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस, बताइए, कंप्लीट कीजिए। कहता है प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है अगर क्या ना हो तो। क्या वर्ड आप चूज कर सकते हैं, ढूंढिए पीछे से, आई एम गिविंग यू इम्प्लीमेंट, टाइम। मतलब इम्प्लीमेंट ना करे तो। अच्छा, इम्प्लीमेंट ना करें तो, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना हो, इम्प्लीमेंटेशन ना हो, आप ये कहना चाहते हैं। और बताओ कोई, बच्चे ने कहा इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो, और बताइए कोई और। यहाँ सेकंड वाले का तो आंसर इजी है, उन्होंने कहा है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कौन सा है, प्लानिंग है। प्लानिंग में डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्या करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या चूज करना है, मेथड, सब कुछ तय करना होता है। तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, इसीलिए टॉप लेवल के पास ही काम होता है। ठीक है, थर्ड देखिए, ऑप्शंस दे रखे हैं थर्ड में, तो आई बिलीव बता पाएंगे जल्दी से। Implementing the plan. इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, बच्चे ने सी क्वेश्चन रखा है। समझाना क्या बोल रहा है, क्या बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रही है बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सुनिए जी। क्वेश्चन कहता है डैश इज द स्टेप, स्टेप है इन प्लानिंग प्रोसेस, यानी आप किसी प्लानिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स थे, ठीक है ना, यानी स्टेप थे ना, पहले ऑब्जेक्टिव तय करना, फिर प्रोमाइसेस बनाना, ठीक है, फिर अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, फिर इवेलुएट करना, इवेलुएट करने के बाद फाइनली सेलेक्ट करना, सिलेक्शन के बाद इंप्लीमेंटेशन करना और फॉलो अप। ये जो स्टेप्स थे आपके, इनमें से कहता है डैश इज वन ऑफ द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस ऑल्सो कर्व इनटू द पिक्चर, यानी और मैनेजमेंट के फंक्शन भी कर्व इन होते हैं, बाकी फंक्शंस जो है मैनेजमेंट। बताइए तो जब इम्प्लीमेंटेशन में या इम्प्लीमेंट कहां करेंगे, पर, इम्प्लीमेंट करेंगे जब ये सारे अप्लाई होंगे। इम्प्लीमेंट करेंगे तो अप्लाई होंगे, बिल्कुल है। और किसी को कोई और ऑप्शन लगता है क्या, इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे आप, आपको पता है फंक्शन, कोई मुझे आप बताएंगे फंक्शंस।
लीजिए। बताइए जी, क्या है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? 1, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए एक काम करते हैं, अभी के लिए टाइम हमारे पास हो गया है फिलहाल का, इसे हम आगे चलाएंगे, मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए भी जाना है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए क्लास को यहीं पर रोक लेते हैं।